बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज बात करेंगे, कल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मौजू है जिस पे कल तो बात नहीं कर सके, लेकिन आज सोचा बिल्कुल इस बारे में बात की जाए कि इससे पहले भी इसको हम वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम में सारा शामिल करते रहते हैं इस तरह के मौज़ूआत को, जिसमें फ़ौज को जानिबदार करार दिया जाता है या कहा जाता है कि फ़ौज डील करती है, कोई इस्टेब्लिशमेंट है, सब कुछ उसकी मर्ज़ी से होता है। इस हवाले से ऑफ कोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और डीजी ISPR की जानिब से, और ऑफ कोर्स उन्होंने फरमाया कि जी ये इस तरह की कोई डील PMLN के साथ ख़ास तौर पे नहीं की गई है, इस तरह की बातें जो हैं जो करता है उसको सामने लेकर आए। और कोई मसला नहीं है जी, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में जो मुसल्लह अफवाज है वो अपने अहकामात के तरीका है उसके ऊपर काम करती है, और इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह के जो ख़ास तौर पे मीडिया को भी मेरे ख्याल में टारगेट किया उन्होंने कि मीडिया पे बैठकर जो इस बारे में बातें की जा रही होती हैं वो भी बिल्कुल बेबुनियाद हैं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि उनसे कोई डील नहीं हुई है। बाबर इफ्तिखार साहब ने यह भी कहा कि ये सब कयास आराइयाँ हैं, और इस हवाले से किसी तरह की कोई डील की बात अगर कोई करता भी है तो उसे कहें कि कौन कर रहा है डील, उनसे पूछें कि कौन कर रहा है डील इस हवाले से। तो ये खैर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने जो है इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि अब फौज जो है वो अपने ही अंदर सबको बताना चाह रही है कि फौज गैर जानिबदार है। अब ये किस सेंस में वो कह रहे थे कि जी एक तरह से पूरी फौज को बताया गया कि आप गैर जानिबदार रहें, दोबारा से मतलब एक तरह से याद दहानी करवाई गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्या सिलसिला है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ और क्या फरमाया जी राना सनाउल्लाह साहब ने, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताया जा रहा है कि हमारे मौजूद मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक वजीर दाखिला पाकिस्तान, सिंध के गवर्नर भी रह चुके हैं माजी में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, कल की बहुत बड़ी खबर है, और आज सर मैं ये जानना चाहूंगा कि ये राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से एक बयान आया, पता नहीं आपकी नजर से गुजरा नहीं गुजरा तो मैं थोड़ा सा बता दूं। वो कहने की जी फौज में ये बात कही जा रही है कि वो गैर जानिबदार रहें, मतलब आपस में अंदर ये बात बताई जा रही सबको कि प्लीज सब गैर जानिबदार रहें। तो इसका क्या मतलब है कि पहले गैर जानिबदार नहीं थे? अच्छा, कैसे देखते हैं सर इस पूरी सूरत हाल को? वैसे ये इस तरह की जरूरत क्यों पेश आती है बार बार? जो राना साहब का जो बयान है कि फौज को बताना, ये फौज के लिए मतलब उन्होंने कहा है कि गैर जानिबदार रहें, एक तरह से याद दहानी कह लें। नहीं, उसके लिए कि आपके ख्याल से DGSPR को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या फौज के अपने चैनल्स हैं? ठीक है, अगर फौज को कोई हुक्म देना हो तो GHQ से कोर कमांडर्स को ऑर्डर जाता है, डिप कमांडर को वहां से, ब्रिगेड कमांडर को वहां से फ्रंट पे चला जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि फौज कौन सी जो जवान वमान को बैठे हुआ कश्मीर के मार्ग पे, कोई गवर्नर बैठा हुआ है, कोई वहां बैठा हुआ है नॉर्दर्न वजीरिस्तान में, वो कौन से सियासत में हिस्सा ले रहा है यार? वो तो वहां पे गोलियां चल रही है, कुछ अपने आप को बचा रहे हैं, उनको सरहद को बचा रहे हैं, तो वो अपने काम से लगे हुए हैं। और जो लोगों को ख्याल होता है ना कि जी फौज सियासत में, उनका मतलब ISI से होता है या उससे होता है। ठीक है। तो ये तो सदर साहब जो हमारे चीफ हैं आर्मी के, वो भी कई दफा कह चुके हैं, और DGSPR ने पहले कहा था कि फौज जो है रोजमर्रा में इन्वॉल्व नहीं है, और हम गवर्नमेंट को जो है जमहूरी गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम तो उनके तमाम जायज अहकामात को माने और जो है उनका साथ दें। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ सर एडिशनल एक और पॉइंट ये भी है कि खानेवाल और पेशावर का जिक्र किया, जहां पे PTI हारी है, जो इस वक्त हुकूमती जमात है वो हारे हैं वहां पे। तो कहा खानेवाल और पेशावर के इंतखाबात में मदाखलत नहीं हुई, इदारे गैर जानिबदार हों तो हुकूमत एक माह में अपने ही बोझ से गिर जाएगी। मतलब उनका मकसद है जहां PTI हार गई है हुकूमती जमात के लिए, PTI ना करें, जो इस वक्त हुकूमत में उनको किसी की सपोर्ट नहीं थी तो वो हार गए, बाकी जहां जहां वो जीतने वहां शायद इदारे सपोर्ट करें, जिसमें कि इदारा फौज भी होगा। जी हाँ, वो ये बात कह रहे हैं कि KPK में फौज ने हाथ उठा लिया तो ये हार गए हैं, और अभी जो है आगे भी इस तरह ही होगा। तो मतलब ये सारी की सारी ऐसी ख्याली बातें हैं, और ख्याली है कि कौन सा खाने वाले में सपोर्ट नहीं किया तो फलाने नहीं किया। भाई इनके भी वोटर्स हैं, इनके बेनिफिशियरीज हैं जिन्हें बहुत फायदे उठाए हुए हैं, पैसा भी चलता है, बरादरी की इज्जत भी चलता है, तो जीतते भी हैं। तो ये तो
जहाँ जीत जाते हैं तो वहाँ इसका मतलब हाथ उठा लिया और शफाफी हो गए, और जहाँ हार गए बोले जी यहाँ धांधली हो गई। ये तो कोई तरीका नहीं है। ठीक हो गया। चलें सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, जनरल साहब बात कर रहे थे, जनरल मोहिउद्दीन हैदर साहब, उन्होंने यकीनी तौर पर काफ़ी इन डेप्थ बात की इसके ऊपर। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ये राना सनाउल्लाह साहब का आपने एक बयान देखा, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा कि वो ज़रूरत क्यों पेश आई, बल्कि पहले बताइए इस बारे में। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इसमें पहले मैं बात कर चुके हैं कि ये सर बारहा रिपीट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है सर फौज को, कि हम गैर जानिबदार आ रहे हैं? देखें, बात यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम नहीं करते हैं। अच्छा। और बात कहते हैं, फिर फौज को बुराई भी करते हैं, फौज को पॉलिटिक्स में भी लेकर आते हैं। ठीक है। सिर्फ ये दोनों पार्टियां इसलिए शो करती हैं, ये बताना चाहती हैं कि फौज हमारे एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। कौन सी जमातें सर? एंड दे वांट टू ड्रॉप बेनिफिट, ये कि जी देखें हमें अब काफी सपोर्ट हासिल है फौज की, और इसलिए अब हम जो हैं वो हमें फौज लेकर आएगी, और अब अपने कारकुनों को हौसला दिलाते हैं कि जी ये अगर स्लिप होना चाह रहे हैं किसी और पार्टी में वो ना जाएं। ये मसाइल हैं जिसकी वजह से ये हर दफा चाहते हैं कि फौज को ये शो करते हैं कि जी हमारे साथ फौज है और हम लेकर आएंगे। बात ये कि आपकी गवर्नेंस क्यों ना इतनी अच्छी हो, आप डिलीवर क्यों ना करें, आप अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम क्यों ना करें, आप करप्शन मत करें, मुल्क को ऊंचा लेके जाएं, तो कोई भी फौज की तरफ नहीं देखेगा। फौज को अवाम इससे देखती है जब वो नाउमीद इनसे हो जाती है, गवर्नेंस खराब हो जाती है, फिर फौज की तरफ देखना शुरू करते हैं। आपके सामने टर्की में क्या हुआ था जब पाकिस्तान के खिलाफ फौज आई, उन्होंने उसको नाकाम बना दिया। लोग आप डिपेंड करना फौज पे छोड़ें। ठीक है। फौज को हर एक चाहता है सर्विस हमारे साथ हो, आप अपना खुद अपने अवाम के साथ हो और उसको डिलीवर करें। दैट इज अच्छा, एक और जो मेरा पॉइंट अभी मैंने एक और पॉइंट सर इसी के साथ ऐड कर लीजिएगा। खानेवाल, उन्होंने कहा, राना सलाउद्दीन साहब ने फरमाया कि जी खानेवाल और पेशावर के इंतखाबात में मदाखलत नहीं हुई, इदारे गैर जानिबदार हों तो हुकूमत एक माह में अपने बोझ से गिर जाएगी। इनका मतलब यह था कि वहां पे जो पीटीआई हारी है, जो हुकूमती जमात है, वो इस वजह से हारी है क्योंकि शायद फौज ने या बाकी इदारों ने हाथ उठा लिया था उनसे। जब आप करप्शन में देखें, जब आप करप्शन में घिरे हों, आप हर बात में आप इल्जाम तराशी किसी और के ऊपर करें, तो फिर यही होता है। राना सलाउल्लाह की क्रेडिबिलिटी कितनी है, उनका पॉलिटिकल रिकॉर्ड कैसा है, हम सबको मालूम है। उनको तो ये भी बुरा नहीं लगता कि अगर वो दो परवेज रशीद साहब और उसके बाद मरियम नवाज जो है वो फौज जर्नलिस्ट को वो कह रही हैं कि ये भौंकते हैं, ऐसी बात करते हैं, वो उनको बुरा नहीं लगता। तो इससे ये अंदाजा लगा लें कि उनकी सोच क्या है। इसलिए ये प्रॉब्लम होती है, ये आप इसलिए आपको कोई बात बुरी नहीं लगती है। अदरवाइज हर एक चाहता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ झुकाव करे, कहीं से उनको सपोर्ट आ जाए। फौज किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, फौज को बहुत कमिटमेंट है। फौज आपके सामने वेस्टर्न फ्रंट पे भी लड़ रही है, फौज कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी लड़ रही है, फौज इंटरनल सिक्योरिटी पे रद्दुल फसाद में मसरूफ हुई है, फौज के बाद अपनी ट्रेनिंग में भी लगे हुए हैं। सो फौज को घसीटना बंद करें, यही तो दुश्मन का नैरेटिव है कि किसी तरीके से भी फौज और अवाम में जो एक एतमाद है उसको खत्म करें, फौज को कमजोर करें, और फौज को इतना कमजोर करेंगे जैसे इराक पे, लीबिया पे, श्रीलंका पे, ममालिक पे उन्होंने कब्जा करके ऑयल अपना निकालना शुरू कर दिया, अपनी मर्जी को हुकूमत दी। ये वो चाहते हैं यहाँ पर लाना, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर मुल्क है, हम एक इस्लामिक मुल्क है, हमारी जियोस्टेटिक लोकेशन ऐसी है कि हम अगर इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। ये वजूहत है जिसकी वजह से सब कुछ हाइब्रिड वॉर में किया जाए। ठीक हो गया। अब मैं जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगा। जनरल साहब, एक और पॉइंट यहाँ पे ये भी उन्होंने ऐड किया कि नवाज शरीफ किसी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं और ना ही ऐसी किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में मुल्क में कोई तब्दीली चाहते हैं। अच्छा, नून लीग भी ये कह रही है कि जी हमारी तो बात हो ही नहीं रही, पाक अफवाज की तरफ से भी कहा गया जी कि ऐसी तो कोई चीज हो ही नहीं रही। तो सर ऐसी खबरें कौन फैला रहा है? ऐसी खबरें यार सादिक साहब के बयान से शुरू हुई थी। अच्छा, उन्होंने इंप्रेशन दिया था कि हम एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। अच्छा, और उनके साथ बातचीत ऐसी चल रही है कि नवाज शरीफ साहब की केसेस को खत्म करा के उनको वापस पाकिस्तान लाया जाएगा ताकि वो, तो ये अब फौज पूछ रही भाई कि वो किससे मिले हैं। अच्छा, किसने ये बात की है फौज में से, तो आप ही बताएंगे। ये सारी बातें इसीलिए हैं कि लोगों को हिम्मत दिलाने के लिए नून लीग वालों को जी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। अच्छा, और उससे पहले आ जाएंगे।
हमारे साथ अब जुड़े रहें। हाँ, अच्छा, इसके पीछे हकीकत कुछ और भी है, बल्कि मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे पूछूंगा इस बारे में, अगर आपको नॉलेज रखते हो। एक तो इसी पे भी कमेंट कीजिएगा, इस कमेंट के ऊपर भी कीजिए। अगर नून भी यही कह रही है जी हमसे तो बात हो ही नहीं रही, फौज भी आके कह रही है हमारी तो बात हो ही नहीं रही, तो एक तो खबरें आपके पीछे कौन फैला रहा हूँ, तो यार सादिक साहब का कह दिया। दूसरा, नवाज शरीफ साहब के बारे में आपको याद होगा सर, 5-6 महीने पहले उनका वीजा जो है वो एक्सपायर हुआ था, उसको रिन्यू नहीं किया गया था और कहा गया था कि 5 से 6 महीने बाद इसके ऊपर एक हतमी फैसला किया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वीजे वाली कहानी पीछे से खराब हो गई है, अब वो एक माहौल बनाया जा रहा है नवाज शरीफ साहब की वापसी का? क्या बात है, he knows that very soon his visa application is going to be rejected. Exactly, 6 months हो चुके हैं and then his जो passport is not renewed. Right. He cannot go to any other country. He has to perforce fall back to Pakistan. Right. जो पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तानी है, यहाँ उनको वो टेम्परेरी देंगे, उनको मूवमेंट, वहाँ से एम्बेसी थे वो पाकिस्तान आएंगे और आके जेल में जाएंगे। ठीक है। इसको कवर अप करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ खुद आ रहे हैं। आज भी आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने बड़ा क्लियर कहा कि नवाज शरीफ उस वक्त आएगा जब PMLN उनको इजाजत देगी। वो कहाँ गए डॉक्टर, वो कहाँ गए डॉक्टर की एडवाइस, वो जिस तरीके से भागे यहाँ का बीमारी का बहाना लगा के कौन से हॉस्पिटल में इलाज किया, किसके पास जेर इलाज है, वो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स कहाँ गई, और कोई एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जो बताएंगे। इसलिए उनका जवाब था कि डॉक्टर नहीं ज्यादा दे रहे। आज साथ ही चेंज हो गया कि जब वो महफूज होंगे, जब उनकी सेहत, वो यहाँ पर आके उनकी जान को खतरा नहीं होगा, जब आएंगे। क्या जाने से पहले शहबाज शरीफ ने ये एफिडेविट दिया था, ESET के प्रोडक्ट सारी रिपोर्टें भी दिखाई जाएंगी और अपडेट किया जाएगा कोर्ट का। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के भी सवाल निशान आता है कि अब तक हुकूमत को भी इसके ऊपर ज्यादा एक्शन क्यों नहीं लिया। तो आई थिंक ये बातें बड़ी क्लियर है कि क्यों ऐसे बातें हो रही हैं। He will never come unless his visa is rejected and he is brought back into Europe. Otherwise he will never come. ठीक हो गया। अच्छा जनरल साहब, एक बड़ा एक लाइन मुझे जो मैं जाती तौर पे आपसे जानना चाह रहा हूँ, ऑफ कोर्स ISPR की तरफ से ये भी कहा गया कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने वो कर दिया, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट को इस मसले से बाहर रखें। सर किसकी तरफ इशारा होगा उनका? ये मीडिया की तरफ, ये मेरे ख्याल में, या मीडिया पे जो खास काफी लोगों की तरफ इशारा है। अच्छा, जो फौज के बारे में अपने स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है। और इमरान खान साहब ने मेरे सब बयान दिया था जी कि NRO की कोशिशें नवाज शरीफ के लिए हो रही हैं। ओके, मैं NRO नहीं दूंगा। पता नहीं वो किसको बताना चाह रहे थे। ठीक है। तो फौज ये बता रही है कि हम किसी को जो है इस किस्म के काम में, डील में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। और कोर्ट जाने और नैब जाने, वही इसके साथ डील करें और हमको इस मामले में ना घसीटे, हमें अपना काम करने दें। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब क्या लग रहा है आपको, किसकी तरफ इशारा था? वही तो लग रहा है मीडिया की तरफ। तो क्लियर था, पॉलिटिकल पार्टीज, जर्नलिस्ट, ठीक है, जर्नलिस्ट सारा दिया गया कि, और वैसे भी आई थिंक मीडिया में इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, इसलिए कि फौज को कंट्रोवर्सी से दूर रखें। ठीक है, फौज को अपना काम करने दें। जो भी इस वक्त बात की जाती है कहीं ना कहीं लाके वो फौज को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड वॉर में इस वक्त पाकिस्तान अंडर अटैक है। ठीक है, और सबसे बड़ा टारगेट जो है वो फौज इसलिए है कि फौज ने सिंगल हैंडलेडली प्रोफेशनल तरीके से 95% मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर दी। जो नेटो के मुमालिक 51 कंट्रीज विद ऑल द मिलिट्री माइट एंड वहां पर वो खत्म नहीं कर सके। ये तकलीफ है जो कि इंडिया को भी है और हमारे कुछ दूसरे ममालिक को भी है, और वो चाहते हैं कि फौज को टारगेट किया जाए। ये अब फौज उन फिर जल्दी ने बड़ी क्लियर किया कि फौज की ताकत अवाम है। बिल्कुल, लड़ाई जो होती है वो कौम लड़ती है, बिल्कुल, लड़ाई फौज अकेली नहीं लड़ती है। ये डिवाइड जहां होगी वो फौज कमजोर होगी। तो मेरे ख्याल में यही बात की गई कि फौज और अवाम को इकट्ठा रहने दें। ठीक है, उनका एतमाद बरकरार रखें। वो बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, अवाम को पॉलिटिशियन अंदाजा नहीं कि हमारी फौज कितनी कुर्बानियां दे रही है। ठीक है, यंग जवान ऑफिसर्स दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, उनकी यंग विडोज जो 20-25 साल की बच्चियां हैं, उनके पेरेंट्स से पूछो, फिर भी उनके हौसले की दाद दें उन बच्चियों की, उन बेवाओं की और उनके पेरेंट्स को, जो स्टिल दे कि अगर हमारा और भी बेटा होता या हमारा शौहर होता तो हम उसको दोबारा फौज पे लड़ाई के लिए भेजते। आई थिंक इस लिहाज से कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तानी फौज का और अवाम को जो आपस में मैच्ड है, ये कभी भी एतमाद खत्म नहीं हो सकता। ठीक है। जनरल साहब, ये वर्ड एस्टेब्लिशमेंट
मैं वैसे तो साफी जब इसको देखता हूँ तो ये माजी में मुझे बड़ा पुराना 60-70 से चलता हुआ नजर आ रहा है और मुझे समझ नहीं आता कि ये इस्टेब्लिशमेंट वर्ड कैसे इतना कंट्रोवर्शियल बन गया। आप माशाल्लाह वजारत दाखिला की पोस्ट पे भी रह चुके हैं, आपने हर तरह से जिम्मेदारियां निभाई हैं, सिंध के गवर्नर भी रहे। सर ये इस्टेब्लिशमेंट वर्ड पाकिस्तान में इतना कंट्रोवर्शियल बन क्यों गया, इसकी रीजन क्या है? क्या सोची समझी स्कीम है, बैरूनी की ताकत है पीछे, आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट अपनी जगह बैठी हुई है, जमहूरियत पार्लियामेंट बैठी हुई है, ठीक है, लेकिन और कोई मेजर डिसीजन जो है एस्टेब्लिशमेंट में लोग जो शामिल करते हैं उनका ख्याल है कि इसमें फौज है, ब्यूरोक्रेसी है, एस्टेब्लिशमेंट बोलते ही फौज की तरफ भी ध्यान ISI है। जी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। तो वो इसको एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं। ठीक है, ठीक है, समझते हैं कि जी ये जो है डिसीजन मेजर ले रहे हैं। ठीक है, हालांकि डिसीजन आपके सामने केवल मीटिंग हो रही है, डिसीजन तो वहीं पर लिए जा रहे हैं और वही डिसीजन इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई ऐसी बात होती है नेशनल सिक्योरिटी की, तो एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ बैठ के फैसले होते हैं। ठीक है, वहाँ पे सब चीज बैठते हैं, अपना अपना इनपुट दे देते हैं। ठीक है, तो वो भी एक आईनी अदालत है। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है ये वर्ड इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बना दिया गया और फौज का क्यों इससे सर इस वर्ड से ताल्लुक ज्यादा बढ़ गया? देखें, इसको कंट्रोवर्शियल जान के बनाया जाता है, यही नैरेटिव होता है। अदरवाइज पेंटागन क्या फॉरेन उनके स्टेट डिपार्टमेंट में प्रिवेल नहीं करता। कई डिसीजन में जो होती है वो फौज या जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज होती है मिल के मुल्क के वसीतर जो मफाद में कुछ चीजें रिकमेंड करती हैं। ठीक है, लेकिन फौज जैसे DGSP ने कहा था सब्सर्विएंट टू द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, फौज से जब भी इनपुट ली जाती है, फौज से रिकमेंडेशन ली जाती है, वो देते हैं, देन डिसीजन फैसला करना वो हुकूमत वक्त का काम है। फौज सिर्फ रिकमेंडेशन देती है। तो अब इसको कितने गलत रंग दिए जाते हैं, ये आई थिंक ये आई लीव इट अप टू दिस पॉलिटिशियंस कि वो इसको क्या सोचते हैं। लेकिन ये काफी मेरे ख्याल में सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है, जो यंग जनरेशन, जिसमें शायद मैं भी इससे ताल्लुक रखता हूँ, ये वर्ड डेफिनेटली हमें ऑलरेडी फीड किया जाता है, ये वर्ड फीड किया जाता है माइंड्स में और वो आगे चल के प्रिवेल होता है, हमारी फौज के खिलाफ चीजें बढ़ती चली जाती हैं। मैं जनरल साहब, ऑफ कोर्स वक्त भी कम है, बस मेरा एक दो और सवाल है। आप ये बताइएगा कि एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट रेज किया वो ये था कि इस खित्ते के हवाले से, भारत के हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि वो किस तरह से इन्वॉल्व है तमाम तर चीजों में, कश्मीर के हवाले से बात की। इसको सर कैसे देखते हैं? जी हाँ, मेरा ख्याल से हमारी प्रेजेंट हुकूमत है उसने बहुत मजबूत तरीके से कश्मीर का केस जो है दुनिया के सामने पेश किया है। राइट सर। और यूनाइटेड नेशन ने पेश किया है, भारत की जो आपके जाती है उसकी डोजिर पेश किया है, सबूत पेश किए हैं। और वो मतलब उन्होंने जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कश्मीर तो हमारी पॉलिसी का, उसको हाईलाइट किया है। राइट सर। कि कश्मीर में भारत ने जेलखाना बनाया हुआ है, अब दुनिया को इसको नोटिस लेना चाहिए ताकि इस मसले को हल करने की तरफ से पेशरफ्त हो। राइट सर। तो जितने भी ऐसी चीजें थी जो हमको परेशान कर रही थी, पाक अफगान बॉर्डर के बारे में, जी बाढ़ के बारे में जी, या जो फौज के बारे में कह रहे थे कि जी फौज ने हाथ उठा लिया या फौज रख दिया या ताल्लुकात ठीक नहीं है हुकूमत के इस वक्त, तो उन्होंने कहा हमारे मिसाली ताल्लुकात है। ये बात इमरान खान साहब ने भी कही है और ये बात ISPR वालों ने भी कही है, ये आर्मी चीफ ने पहले कही है। जी, ठीक हो गया। अब ब्रिगेडियर साहब, ये बाढ़ के बारे में जरा एक बात बताइएगा मुझे। बाढ़ जो है जो लगाई जा रही है, ये तासुर कौन दे रहा है कि हम अलग कर रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं? क्या मुल्कों में या सरहदों पे बाढ़ लगना कोई नई चीज है सर? पहले कभी ऐसा नहीं होता था जो हमें इतना टारगेट किया जा रहा है शायद। मुझे ये बताएं, इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल जो डिस्प्यूटेड है उसका भी पाकिस्तान ने एतराज नहीं किया। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फेंसिंग करना खुद भी ऑब्जेक्शन, लेकिन हमने वो नहीं किया। उसके बाद उसने पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पे बढ़ किया, उन्होंने पर अपनी फेंसिंग की हुई है। बात यह है कि जब आप इल्जाम टेररिज्म हो रही है तो हम तो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं ना, दहशतगर्द एक दूसरे के इलाके में जा रहे हैं, तो आप दोनों मुल्क, दोनों आवाम की सेफ्टी, आपने इतनी डिफिकल्ट टेरेन में हमने फेंसिंग की है कि आप सोच भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जानू का बहुत ही दाद देनी चाहिए। उसके बाद बिल्कुल
वहां पर आपने ये रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल बॉर्डर है, दुनिया इसको मानती है, इसको आपने, और उसके बाद आपने 6-7 किलोमीटर के गेट भी छोड़े हुए। ड्यूरल लाइन तो हमने अब तो खत्म कर दिया, इंटरनेशनल बॉर्डर की हम बात करते हैं। सो ये चीजें हमें सोचने की है कि ये हमने क्या किया। उसके बाद हमने गेट भी बना दिए हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम कर दी है, 6-7 किलोमीटर हमने बड़े बड़ी पोस्टें और किले बना दिए हैं, वहां पर उनके रास्ते भी रखते हैं जहाँ बॉर्डर रेगुलेशन के थ्रू वो क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। तो ये दोनों आवाम के लिए, ये सिर्फ इंडियन के स्कॉलर जो वहाँ कुछ बैठे हुए हैं उन्होंने बॉर्डर पे तकलीफ जान के ऐसी किया टू क्रिएट अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तान, अफगान तालिबान और पाकिस्तान के लिए। लेकिन आई थिंक दोनों मुल्कों ने बड़े खुश उसलूबी से इसको हल कर लिया है और आइंदा के लिए ये भी डिसाइड हो कोई ऐसी रुकावट नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर ये अंदाजन कितने अरसे में कंप्लीट हो जाएगी, इस पे भी जरा बता। मेरा ख्याल 91% कंप्लीट हो गई है। 2600 में से 91% मींस कि ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर भी नहीं रह गई है, ठीक हो गया, वर्सेस 2600। इसी तरह अफगान बॉर्डर के ऊपर 71% कंप्लीट हो गई है। सो दोनों तरफ, ईरान की तरफ भी लग रही है, वो तो इतराज नहीं कर रहे। तो ये सिर्फ कि आप जान के क्रिएट की जा रही है, उनको उकसाया जाता है और उस पर जो इंडिया के वहाँ स्कॉलर थोड़े बहुत रह गए हैं, टीटीपी के अंदर हैं कुछ, उनके अफगान एनडीएस के अंदर थे, वो लोग जान के प्रॉब्लम करते हैं। अदरवाइज देयर इज अ कंप्लीट अंडरस्टैंड जो कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए कर रहा है, अफगानिस्तान को सारी उम्र पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए। वेरी ट्रू। अभी वो फॉरेन से कॉन्फ्रेंस ये वहाँ जो हमने बातें की हैं वो सबको मालूम है। बल्कि आई थिंक इस वक्त तालिबान का फर्ज है कि टीटीपी को वहां से किक आउट करें। They should push them towards पाकिस्तान। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज तैयार बैठी है इनको एक एक करके सॉल्व आउट करने में, ताकि इन लोगों को भी खत्म किया जाए। और मुल्क से उनके साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, या हम उनको खत्म करने वाले हैं? तो ये बात है कि अभी इसको खत्म करें। अच्छा। और फिर उसके बाद आपकी मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो और कोई भी आने के लिए मुल्क की रेट को कोई चैलेंज न करें, क्योंकि मुल्क के जो होती है रेट को कोई भी स्टेट की चैलेंज नहीं कर सकता और ना करने देना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए शुड एक्ट डिटरेंस कि कोई और नॉन स्टेट एक्टर मुल्क के अंदर मुल्क की रेट को मत चैलेंज करें। ठीक हो गया। जनरल साहब कैसे वाइंड अप करेंगे सर, अभी ब्रिगेडियर साहब की बात को आगे बढ़ाएंगे सर? इंटरनेशनल जितनी भी इश्यूज रहते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे टीटीपी के हवाले से भी, आपकी क्या राय है इसके ऊपर कि बॉर्डर सही है, बनाना चाहिए था, या देखिए बात यह है कि टीटीपी के जो एलिमेंट्स थे उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट हासिल थी हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से, अफगान की इंटेलिजेंस एजेंसी से, अशरफ गनी साहब के जमाने में जी। लेकिन अब तालिबान आ गए हैं, वो कहते हैं कि अपने सॉइल को हम पड़ोसी मुल्क के खिलाफ किसी का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ठीक हो गया। हमने उनसे कहा कि भाई आपने ये लोग बिठाए हुए हैं, ये पाकिस्तान पे हमला करके वापस आपके पास चले जाते हैं। तो उन्होंने हमको कहा कि इनसे बात करें, कोई इनके साथ ना निकालें। उनकी बात की वजह से उनके साथ मुज़ाकरात शुरू हुए, सीज फायर भी हुआ, जो गालबन 9 दिसंबर को पीडीपी ने खत्म कर दिया। ठीक है। जब पीडीपी ने खत्म किया तो उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्शन में आ गई है। ओके। और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। ओके। कि पाकिस्तान का कानून मानना पड़ेगा, पाकिस्तान का आइन मानना पड़ेगा। शायद वो इस बात पे एग्री नहीं हो रहे हैं, इस बात पे एग्री नहीं हो रहे हैं। बाकी रहे ऑफेंस तो अपने इलाके में लगा रहे हैं, बॉर्डर के अपनी तरफ लगा रहे हैं। उसमें हिंदुस्तान ने पूरी इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाया बहुत साल पहले। तो उन्होंने क्या इतराज किया? स्मगलिंग रुक जाएगी, टेररिज्म रुक जाएगा, नारकोटिक्स रुक जाएंगे, हर जगह से क्रॉसिंग नहीं हो सकेगी। राइट सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत और बड़े नपे तुले और बड़े जामे अंदाज में जो है इस मौजू पर हमने बात की है। कुछ मौजू बहुत सेंसिटिव होते हैं यकीनी तौर पर मुल्क की सालमियत के लिए। मेरे मौजूद मेहमान दोनों बहुत एक्सपर्ट हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात रही। फिलहाल इस मौजू के ऊपर इतना ही, लेकिन आगे बात करेंगे पीआईए के हवाले से और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के हवाले से, किस तरह से पाबंदी खत्म हुई है, अकाउ ने क्या किया है, इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं और बात करेंगे अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से, ना सिर्फ पीआईए बल्कि ओवरऑल पाकिस्तानी एयरलाइंस के हवाले से, क्योंकि इकाओ ने जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जानिब से, उनके जो डायरेक्टर की जानिब से हमारे ऑफ कोर्स जो सिविल एविएशन के डायरेक्टर, उनको खत लिखा गया जिसमें कहा गया कि हमने अपनी तमाम तरह पाबंदियां जो हैं वो उनको उठा लिया, इनको खत्म कर दिया। अब ये बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए, बिकॉज काफ़ी अरसे से हम ये पाबंदियों के जद में आ चुके थे। ना बरतानिया ना यूरोप में कोई फ्लाइट हमारी जाया करती थी और ना ही हमारे पायलट्स जो हैं वो अमेरिका तक पहुंच सकते थे। लेकिन इस पाबंदी के ख़त्म होने के बाद से मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर एक बड़ा गो थ्रू होगा, स्टेप अप होगा।
और पाकिस्तानी पायलट्स और ऑफ कोर्स जितनी भी हमारी परवाजें हैं, चाहे PIA चाहे कोई भी एयरलाइन, अब वो बराह रास्त प्रवास कर सकेगी। पाकिस्तान ने इस हवाले से यूरोपीय यूनियन और बरतानिया से रब्ता कर दिया है, उनकी सिविल अथॉरिटीज से, कि कब हम परवाजें बहाल कर सकते हैं। और ये कहा गया है कि 1 हफ्ते तक जो है उनकी तरफ यकीन दहानी करवाई गई है कि वो इस पे बिल्कुल बात करेंगे। मैं अब्दुल्ला खान साहब को वेलकम करूंगा प्रोग्राम में। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के, उनसे इस हवाले से बात भी करूंगा और एग्जैक्ट अपडेट भी जानूंगा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। सर, थैंक यू सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। प्लीज मुझे बताइएगा, अगर वली मुगनी साहब भी अच्छा वो भी जब ज्वाइन करेंगे उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब्दुल्ला भाई, कैसे ये हुआ, कैसे तमाम तरह एतराज़ात उठे? लास्ट टाइम हमने जब बात की थी कुछ माह कबल, तो उस वक्त एतराज़ात मौजूद थे, इश्यूज थे। पायलट्स के हवाले से आपको पता है किस तरह से सवालिया निशान उठाया गया जब यहीं से एक रिपोर्ट गई कि अब हमारे यहाँ तो पायलट्स की डिग्रीज एंड ऑल, वो तमाम तरह इश्यूज। सर कैसे ये आपने किया? क्या इसके पीछे कुछ एफर्ट्स थी, कुछ स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें की गई, या किसी से कलवाया गया, किसी पॉलिटिशियन से, भाई अब तो उठा लो पाबंदियाँ? क्या असल बात क्या है सर पीछे? काश फोन करें और वो आपकी बात मान लें। दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट इन देयर स्टैंड। अच्छा, यहाँ पे ना दो बातें बड़ी वजाहत तलब है। नंबर 1 ये कि इसके अंदर ना बहुत सारी मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व है। ठीक है। यूरोपियन बैन जो, या आप उसकी जो सस्पेंशन आप उसे कहते हैं, दैट प्राइमरीली केम फ्रॉम एन एजेंसी जिसका नाम है यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी। ओके। यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान की थर्ड कंट्री ऑथराइजेशन, ऑपरेटर ऑथराइजेशन होती है, जिसका मतलब ये है कि कोई पाकिस्तानी ओरिजिन एयरक्राफ्ट यूरोप की फिजाई हदूद में पहले तो उन्होंने कहा था कि जा भी नहीं सकता, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स करके कहा था कि वहां पे उतर नहीं सकता या वहां से ऑपरेट नहीं कर सकता। ठीक हो गया। उन्होंने पाबंदी लगाई है, उन्होंने हमारी जो है परमिशन जो है वो सस्पेंड की, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने सस्पेंड की, और जिसके बाद अमेरिका का जो इदारा है FAA, उसने पाकिस्तान को कैटेगरी डाउन करके कैटेगरी 2 में ले आए, जिसका मतलब यह है कि हम वहां पे ऑपरेट पाकिस्तानी कोई जहाज नहीं कर सकता। अच्छा, जब भी इनके साथ बात होती थी, बिकॉज ये एजेंसीज इस तरह की हैं कि कुछ डायरेक्टली ऑपरेटर्स यानी एयरलाइंस के साथ इंटरैक्ट करती हैं और कुछ रेगुलेटर के साथ इंटरैक्ट करती हैं, जो कि पाकिस्तान में सिविल एविएशन अथॉरिटी। उनके साथ मुख्तलिफ लेवल के ऊपर इंगेजमेंट थी, उनके जो इतराजात थे वो सारे क्लियर हो गए, और इवेंचुअली उन्होंने एक प्री कंडीशन ये रखी कि हम आपके ऊपर से सस्पेंशन खत्म कर देंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑडिट होता है हर 2 साल बाद, वो क्लियर कर। ठीक हो गया। ठीक। अब ये ऑडिट की जो है इसके ऊपर और इसके ऊपर एक प्राइमरली एक और मसला ये था कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की लाइसेंसिंग के मामले के ऊपर एक चीज होती है जिसको कहते हैं SSC, सिग्निफिकेंट सेफ्टी कंसर्न, रेस किए हुए थे अराउंड 9, और उस सारे के सारे लाइसेंसिंग वाले मामले के ऊपर। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि किसी तरीके से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी उनके ऑडिट को क्लियर कर दे। अच्छा, पाकिस्तान सिविल एविएशन ने उनको एंगेज करके रखा हुआ था, वो काफी अरसे से वो आना चाह रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से आ नहीं पा रहे थे। इवेंचुअली हुआ कि 28 नवंबर को उनकी टीम आई, 9 रुकनी टीम थी, और उस टीम ने 10 दिन को ऑडिट किया। उसके अंदर उन्होंने रेगुलेटरी के तमाम मामला को देखा, उसके बाद के अंदर वो PIA की फैसिलिटीज उन्होंने देखी, जनरल एविएशन के ऊपर देखा, कार्गो की फैसिलिटीज देखी, और उसके बाद उन्होंने प्रिलिमिनरी तौर के ऊपर पहले बताया और परसों खत लिख के फॉर्मली बता दिया कि जी हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो हमारे खत्म। अच्छा जी, अब वे फॉरवर्ड क्या? वे फॉरवर्ड के ऊपर ये है कि जी अब ICAO के ऑडिट को अपने या उसकी कामयाबी लेके अब हमें एजेंसीज के पास जाना पड़ेगा कि देखो तुम्हारी एक प्री कंडीशन थी जो कि तुमने कहा था वो क्लियर हो गई है, नाउ वी आर रेडी कि जी आप हमारी परमिशंस को जो है वो दोबारा बहाल करें और हमें जो है फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत दी। अभी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो कहेंगे कि ठीक है जी चूंकि ये हमारी प्री कंडीशन थी हम इसके साथ ही आप सस्पेंशन रिवोक कर देते हैं, क्या वो कहेंगे कि नहीं हम एक डेस्कटॉप या फिजिकल ऑडिट दोबारा कंडक्ट करना चाहते हैं तसल्ली के लिए कि जी वो क्लियर कर। अब ये समझने वाली बात है कि एक और इदारा है, दिस इज नॉट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अभी ये एक बहुत की स्टेप है जो उन्होंने लेना है। अच्छा, जो दूसरी वजाहत तलब बात है वो ये थी कि कल से एक बहुत ज्यादा हाइप इस पे क्रिएट होनी शुरू हुई कि जी अब तो सारे मसले हल हो गए, पाबंदियां खत्म हो गई, कल से आपके जहाज उड़ने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से नहीं, ये एक मरहला है जो एक अचीव हुआ, ये नो डाउट एक बहुत बड़ा, काफी सारे मरहले बाकी हैं। ओके,
मरहला अचीव होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्रिटिकल था, क्रूशल था, लेकिन अब दूसरे मरहले के तौर पे हमने उनके साथ एंगेजमेंट करनी है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे ख्याल में कि 2-3 हफ्ते मिनिमम, यानी मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, मिनिमम 2-3 हफ्ते उनसे भी लगेंगे कि वो ये डिसीजन लें कि उन्होंने आगे किस तरीके से पाकिस्तान एविएशन को लेके चलना है। हाँ, आज मिनिस्टर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी इस सिलसिले में, तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन उनसे किया गया कि जी आपके ख्याल में हाउ सूनेस्ट, कितनी जल्दी पाकिस्तानी एयरलाइन अपना ऑपरेशन वहां पे बहाल कर सकती है। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम अगर सेफली एस्टिमेट करें तो हम अगर हर चीज स्मूथली आगे चलती जाए तो हम ये उम्मीद रखेंगे कि बाय मिड ऑफ फरवरी टू एंड ऑफ फरवरी दोबारा फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो जुज़वी तौर पे बहाल होना शुरू होगा और मुकम्मल तौर पे। लेकिन सर ये वो टाइम ड्यूरेशन है मेरे ख्याल में जब ऑलरेडी कोरोना की 5th लेयर हिट कर चुकी होगी, तो शायद वैसे ही सेफ्टी प्रिकॉशंस की वजह से फ्लाइट्स बंद हो। एग्जैक्टली, बहुत आपने एक आला बात की इसके ऊपर, बिकॉज ये हमारा एक सेकेंडरी कंसर्न कि ओमिक्रॉन की वजह से एकदम मुल्क जो है ना, हमें उनकी तरफ से रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वो दोबारा उन्होंने गौर करना शुरू कर दिया है कि वो रिस्ट्रिक्शंस को दोबारा बहाल करें। इवन यूके गवर्नमेंट का तो अपना ख्याल ये है कि उनकी परमिशन, उनकी जो पाबंदियां थी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नरम करने की वजह से ओमिक्रॉन कितना ज्यादा फैला यूके के अंदर, और सऊदी अरेबिया और गल्फ भी हम देख रहे हैं कि बैक एंड के ऊपर बहुत सर्च कर रहे हैं, बहुत केसेस सर्च कर रहे हैं यूरोप में भी खास तौर पे और बर्तानिया में। अच्छा सर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिग्रीज के हवाले से। चलें, ये तो वो आए, वो विजिट करके गए, उन्होंने रिपोर्ट दी। सर आपको क्या लगता है, क्या हमने अपने एंड पे अगर कोई कमजोरियां थी तो उनको दूर कर लिया है, या सिर्फ उनको तसल्ली देने में हम कामयाब हो गए, या ऑलरेडी आपको लगता है कि हमने ऐसे मेजर्स लिए हैं कि ऑन परमानेंट बेसिस वी हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम? देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पाबंदी का माखज क्या था या ओरिजिन क्या था, किस वजह से पाबंदी रही। उनका चैलेंज जो था या उनका कंसर्न जो था वो आपकी पायलट लाइसेंसिंग और उसके पूरे प्रोसेस की पता कि एग्जामिनेशन का निजाम आपका सही नहीं है, जिसकी वजह से ये पाबंदियां जो है ये आपके ऊपर आई। इसके ऊपर हमने एक ऑब्वियसली काम ये किया कि उनको एक तरह की रिफॉर्म्स करके दी कि वो काफी हद तक इस पर मुतमिन थे, लेकिन दूसरा काम जो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने किया, उन्होंने अपने एग्जामिनेशन के पूरे सिस्टम को आउटसोर्स कर दिया यूके सिविल एविएशन, और उसकी वजह से उनके लिए थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी उनके पूरे इसमें आई, क्योंकि उन्होंने इस बात पे सेटिस्फाई किया कि जिस तरह पाकिस्तान आइल्स का या जिस तरह पाकिस्तान में ए लेवल ओ लेवल के टेस्ट कंडक्ट होते हैं कैम्ब्रिज के जरिए, तो ये उसी स्टैंडर्ड के ऊपर या एटलीस्ट उसी क्रेडिबिलिटी के साथ ये वाले टेस्ट भी कंडक्ट होंगे, और इस हिस्से के अंदर जो है वो तमाम तर जो शफाफियत है और हसासियत है वो बरकरार रखी जाएगी। प्रॉब्लम ये रीजन था जिसकी वजह से उनके कंसर्न्स जो है वो खत्म हुए। कंसर्न। अच्छा, अभी ये बताएं सर कि मैंने सुना है कोई न्यू एयरलाइंस भी पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज, मेरे ख्याल में थाई एयरलाइन की मैं बात कर रहा हूँ शायद, जो मेरी नज़र से गुजरा कि उन्होंने भी सर्विसेज दोबारा बहाल करने की बात की है। सो क्या बाकी तमाम ममालिक का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है दोबारा से? क्या हम कामयाब हो गए हैं तमाम एयरलाइंस को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में? इसमें किसकी कामयाबी नजर आ रही है आपको, सिविल एविएशन की, PIA की, ओवरऑल हमारी इंटरनेशनल कोई इमेज अच्छा गया पाकिस्तान का? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, मेरे ख्याल में एयरलाइन की बहाली के अंदर आपको क्रेडिट इस बात पे देना चाहिए कि पाकिस्तान में या दुनिया में कोविड जो है वो अब ज्यादा कंट्रोल होना शुरू हो गया। ठीक है, पाकिस्तान हमेशा से एक बहुत बड़ी मार्केट रही है और बहुत एक लुक्रेटिव मार्केट है तमाम कैरियर्स की। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, जो कमर्शियल एविएशन की ग्रोथ है, वो इस रीजन में सबसे ज्यादा हेल्दी है। पिछले कोविड आने से पहले तो वी वर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 7 to 9%, जो कि किसी 7 to 9% एनुअली बहुत एक अच्छा ग्रोथ रेट होता है, और ये तमाम एयरलाइनों के मुंह में पानी लाता है कि जी आप इस मार्केट के अंदर ऑपरेट करें, और यहाँ से पैसेंजर बहुत ज्यादा निकलता है। मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ा रीजन है कि एयरलाइंस जो हैं वो जो कि कोविड के बाद से जिन्होंने अपनी सर्विसेज जो है वो मुअत्तल कर दी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दोबारा पाकिस्तानी मार्केट की तरफ अपनी बहाल होती जा रही है। ताहम जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह ही है, ये हमेशा इस तरह होता है कि कुछ नए कैरियर्स आते हैं, कुछ जो है मार्केट से रैप अप करते हैं। आप देखते हैं कि बरतानवी कैरियर ने जो है वो अपना लाहौर का ऑपरेशन बंद भी किया इसी दौरान। सो इट्स ऑलवेज अ मिक्स एंड मैच। जहां पे मार्केट आना शुरू होती है, जिन मुल्कों की ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हल्की हैं, वहां की एयरलाइनें जो है वो आना चाहती हैं और ज्यादा ट्रैवल करना चाहती हैं। जहां पे मुल्कों की कंडीशन सख्त हो जाती है, वहां की एयरलाइन आपके पास नहीं आती।
ठीक है, चलिए आपने अच्छा क्लैरिफाई कर दिया। अच्छा सर, आप कोरोना के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अवाम ऑलरेडी ही कंफ्यूज हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, तो आपको पीआईए को या किसी को कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कोई ऐसा कोई इंदिया दिया गया है कि फ्यूचर में शायद एक तो एयरलाइंस बंद हो सकती हैं किसी खास खत्ते के लिए? नंबर 2, क्या पीआईए को थोड़ा सा इस पे मेरे ख्याल में टारगेट किया जा सकता है कि लोग आ गए, एयरपोर्ट से चले गए, वो साउथ अफ्रीका की फ्लाइट थी सियालकोट के अंदर जो वाकया हुआ? देखिए, कोविड के बाद से ना सिचुएशन बड़ी फ्लूइड हो जाती है। कई दफा ऐसा होता है कि पाबंदी इतनी स्विफ्ट लगती है कि आपको ये बताया जाता है कि कल आपकी आखिरी परवाज है और आप कल के बाद ऑपरेट नहीं करेंगे। और कई दफा ऐसा होता है कि जी एकदम वेव बढ़ना शुरू होती है, लेकिन मुल्कों की तरफ से कंडीशन जो है वो नॉर्मली रिलैक्स ही रहती है। इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल अभी है कि ओमिक्रॉन जो है वो देखा आपने कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव नंबर्स के अंदर दुनिया के ऐसे ममालिक जो कि हब कंसिडर होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा उसकी तादाद जो है वो बढ़ना शुरू होती है, लेकिन अभी तक पाबंदी किसी किस्म की नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप कंक्लूसिवली ये नहीं एक्सपेक्ट या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जी अगले 1-2 हफ्ते के अंदर आपके ऑपरेशन या तो बिल्कुल बंद हो जाएगा या जुज़वी तौर पर बंद हो जाएगा। इसके अंदर क्वाइट फ्रैंकली विल ऑफ गॉड ये है कि वाह अल्लाह मामला पे रहम फरमाए ताकि मामले जो है उसी तरीके से ठीक हो गया। अच्छा सर, पीआईए के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। पीआईए में हमने देखा कि कुछ न्यू मैनेजमेंट के आने के बाद से काफ़ी तब्दीलियां हुई, काफ़ी चीज़ें स्क्रूटनाइज हो रही हैं, काफ़ी सिस्टमैटिक हो रही हैं। क्या हम पीआईए को इन फ्यूचर बड़ी एयरलाइंस में शुमार कर सकते हैं? दुनिया में दोबारा खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं इसी तरह अगर तब्दीलियां आती रहीं और पॉलिटिसाइज ना हुआ ये तमाम प्रोसेस? ये आपने वो सवाल किया है जो कि नॉर्मली ना पाकिस्तानी अवाम के दिलों के बहुत ज्यादा एग्जैक्टली आज आप आ गए तो मैं वक्त जाया नहीं करना चाह रहा, सारे सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। एक चीज जो हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि जब पीआईए दुनिया की एक बहुत टॉप की एयरलाइन कंसिडर की जाती है, उस टाइम पे दुनिया के अंदर एयरलाइनें भी की तादाद भी बहुत कलील थी और उस टाइम पे एयरलाइंस जो हैं वो एक लग्जरी प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता था। अभी आप इतने रेजर थिन मार्जिन के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कैरियर्स है पूरी दुनिया में। एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक अभी 4 से 5 हजार एयरलाइनें पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। बाय दैट स्टैंडर्ड तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा टफ होता है। हाउएवर जो बात समझने वाली है वो ये कि ऐसी बात है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो कि अचीव ना की। थोड़ा सा आपने अपनी फंक्शन में डिसिप्लिन लेके आना होता है, थोड़ा सा अपने ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कराना होता है और आपने जरा कमर्शियल कंसिडरेशन के ऊपर काम करना होता है, तो व्हाई नॉट। जो चीज हमें समझनी है वो ये है कि देखिए मैनेजमेंट के आने के बाद जो 2-3 चीजें मैसिवली इम्प्रूव हुई, उनमें एक जो है वो एम्प्लॉय डिसिप्लिन था और दूसरा जो रेवेन्यू लीकेजेस थी उनके ऊपर कंट्रोल था। ये 2 बड़े बुनियादी एलिमेंट। अब एम्प्लॉय के ऊपर बात ये है कि जी अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, रोक टोक नहीं होगी, पूछ-पूछ नहीं होगी, तो जो जिसकी मर्जी आएगा उस तरीके से करेगा, जहां पे जिसका हाथ लगेगा वो अपना जो है हाथ दिखाने की कोशिश करेगा। अब आपको एक मजेदार बात ही बताऊं कि हमेशा से आपने सुना होगा और ये बात थी कि जी पीआईए एक बहुत ज्यादा ओवरस्टाफ्ड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये हमेशा से है कि पॉलिटिसाइज हो गई थी बेसिकली जी, जिसको भर्ती करना था रेलवे में डाल दो, वापडा में डाल दो, पीआईए में डाल दो, इसी तरह कुछ सिलसिला चलता है माजी में। और आप ये देखें कि बहुत सारे लोग एक यार्ड स्टिक के साथ पीआईए को जज करते थे कि देखिए जी फी तैयारा आपके मुलाजमीन की शरह जो है वो 550 है, जो कि एग्जैक्टली यही कहा जाता था, एग्जैक्टली 500-550, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। अब आप होना 40-50 चाहिए क्रू, ये भी शायद टेक्निकली। हाँ जी जी, अब कह रहा हूँ अभी आपको सुन के खुशी और ताज्जुब होना होगा। अच्छा बताएं जरा। आज के नंबर्स के हिसाब से हमारी एयरक्राफ्ट टू एम्प्लॉय रेशियो 250 के ऊपर होगी। अब वो पर एयरक्राफ्ट वो ऑर्गेनाइजेशन जो 17,000 एम्प्लॉइज रखा करती थी आज 3-4 साल पहले, वो आज 8,156, आज सुबह मैंने नंबर लिया 8,156। ओके ठीक है, और साल के अंदर जब 4 मजीद जहाज आ जाएंगे और 400-500 लोग और पीआईए से चले जाएंगे तो ये 200 के ऊपर आ जाएंगे, जो कि टेक्निकली इंडस्ट्री के हिसाब से 50 मुलाजिम की तैयारा जो है वो कम है। अच्छा, अब बात ये है कि रिफॉर्म्स और रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। एक एयरलाइन जो कि 20-30 साल से उसका डिक्लाइन का शिकार था, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो 1 या 2 साल के अंदर वो दोबारा खड़ा हो जाएगा। डेफिनेटली 5 साल इसको लगेंगे सिर्फ वापस अपने ट्रैक पर आने पे, और उसके बाद ग्रोथ जो है ना उसके ऊपर शुरू होगी।
और क्वाइट फ्रैंकली पिछले 3 साल के अंदर से 2 साल तो जाया हो गए, क्योंकि कोविड ने तो आपको बिल्कुल आपका टोटल पॉपुलेशन 30% भी नहीं रह गया था। आप इतना बड़ा स्ट्रक्चर के साथ सब 30% अगर आपका रेवेन्यू आता हो तो आप वहां पे कुछ चीज कर नहीं सकते। दैट वाज but quite frankly we are on right track and hopefully खोया वकार नहीं, नया वकार जो है हम वो हासिल करेंगे इंशाल्लाह खोया हुआ नहीं, नया वकार हासिल करेंगे। खूबसूरत बात। अब्दुल्ला खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। कोशिश थी वली मुगरी साहब भी ज्वाइन करते लेकिन शायद कनेक्शन एरर है उनके एंड पे। नाज़रीन आज दोनों मौजूआत पे बात की, दोनों इंपॉर्टेंट थे। PIE के हवाले से वी विश बेस्ट ऑफ लक टू सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIE जितने भी अहदेदारान हैं कि आपने बड़ी बात है कि इस हद को अबूर किया और जो पाबंदी लगाई गई थी फाइनली वो इकाओ ने उठा लिया। अब आगे इंशाल्लाह प्रोसेस है 1-1.5 महीने का। वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह ये प्रोसेस भी खुशाइन तरीके से निभाया जाएगा और सब अच्छा होगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द PIE की परवाज़ें और बाकी जितनी भी पाकिस्तानी एयरलाइंस हैं वो यूरोप में भी और अमेरिका में भी लैंड करेंगी और हमारे पायलट भी वहाँ पर लैंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान से।